हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। आज वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहला बेसिक लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। काफ़ी अच्छे फंडे क्लियर होंगे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यार एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। भाई इतने दिनों से देख रहे हैं तो अगला वीडियो कैसा आना है वो आपको अंदाज़ा है, जो देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है। बाद बाकी तो सब धीमे धीमे काम होता ही है। लाइक करिए प्लीज़ यार, कमेंट करिए, ठीक है। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन यार काफ़ी दुखी फील कर रहा हूँ कि कमेंट्स करते नहीं हो आप। ज़्यादा करने चाहिए ना कमेंट, तो मुझे पता तो लगेगा क्या अपडेट चल रहा है। हाँ, आपको उसमें कोई कमी लगी है तो ज़रूर मेंशन करिए। अगले लेक्चर में उसको रिमूव करूँगा, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक पे सब लोग शेयर करिए। यार हमारा उद्देश्य तो यही होगा ना कि हम पूरे देश में छा जाएं, सब लोग हमको जानें कि कानपुर में कोई रघुराज सर भी फिजिक्स पढ़ाते हैं। यार यही उद्देश्य है। हम लोग ऑफलाइन में किंग हुआ करते थे, ऑनलाइन में नए हैं तो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। कम से कम आप इतना सहयोग तो करिए। चलिए ठीक है, टाइम किल नहीं करता हूँ अब। तो हेडिंग लगा लीजिए, वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर 2। देखिए, तो पिछली क्लास में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, वो सारी बातें हो गई थी। अब आते हैं डिपेंडेंसी ऑफ वर्क डन ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस आर्टिकल को मैं पहले ही थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू में बहुत सारे फंडे आपके क्लियर करूँगा। तो वर्क डन देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अब मैं शुरू से ही चला जाता हूँ जहाँ से मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब फ्रेम पर डिपेंड करते हैं। टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता था, और दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव सेपरेशन डिपेंड नहीं करता था। तो अभी तक मैंने दो ही क्वांटिटी बताई थी जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती हैं। वो क्या क्या थी कि एक तो रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, और एक टाइम, और एक फोर्स बताया था कि जो रियल फोर्सेज होते हैं वो दुनिया के हर फ्रेम से सेम होते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर फ्रेम बदल लेने से सूडो फोर्स पिक्चर में आ जाता है। अरे यार वो तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का फंडा होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो सूडो फोर्स आएगा। वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, न्यूटन साहब के लॉज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। अदरवाइज जैसे जो ग्रेविटी है, अरे ग्राउंड से देखिए तब भी ग्रेविटी mg लग रहा होगा। आप किसी भी फ्रेम से देखिए, चाहे इनर्शियल से चाहे नॉन इनर्शियल से, क्या ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी बॉडी पर कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो चाहे ग्राउंड से देखो, चाहे हेलीकॉप्टर से देखो, चाहे इनर्शियल फ्रेम से देखो, चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखो, अरे नॉर्मल रिएक्शन तो सभी फ्रेम से सेम रहेगा। इसका मतलब फोर्स डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अब तक तीन फिजिकल क्वांटिटी आ गई, फोर्स, टाइम और रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट करता है। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। तो अब देखिए, जो मैंने थोड़ा लिख के रखा है क्योंकि आसान था तो काफ़ी बोल दिया है मैंने इस पर। तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस। ये दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स है, तो ये मैंने बताया कि फोर्स किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करते, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये फ्रेम पर डिपेंड करता है, इसलिए वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है, फ्रेम डिपेंडेंट, ठीक है भाई। दो फिजिकल क्वांटिटी में से एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर गई तो वो फिजिकल क्वांटिटी फिर उस पर डिपेंड कर जाती है, इतना आप जानते हैं। तो ये फ्रेम डिपेंडेंट होगा, ये होगा फ्रेम डिपेंडेंट। तो वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए पॉज करके, वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है। इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, पॉज करके देखिए, कुछ एग्जांपल देता हूँ, देखिए। पॉज करके उतार लिया ना,
उतार लेना स्क्रीनशॉट, हटा रहा हूँ फिर इसको मैं, ठीक है। देखिए जैसे जैसे अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो भी जा रहा है वेलोसिटी से, जिससे मान लो। और अब मान लो एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। अब आप इस पर फोर्सेस देखो क्या क्या लग रहे होंगे। एक तो ग्रेविटी mg लग रहा होगा, आराम से देख लो। नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा। अब मान लीजिए ये जो बॉक्स है, ये पोजीशन इसकी a है, और कुछ देर बाद यहाँ आ गया, ठीक। अब ब्लॉक हमने यहाँ बनाया, अभी भी देखिए इस पर mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है d है। अब आप खुद बताइए, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर देखो, ये जो d का डिस्प्लेसमेंट है वो ग्राउंड फ्रेम से है, तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा वो इसको डिस्प्लेस पाएगा a से b। तो ये पहले यहाँ था और अब ये यहाँ चला गया। तो बस अच्छा, अब ज़रा दूसरा ऑब्जर्वर सोचिए, अभी समझ में आ जाएगा। जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो इसको रेस्ट में पाएगा, और यहाँ पर भी किस में देखेगा, रेस्ट में देखेगा। मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो इसका कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, इतना जानते ही हो। भाई आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो बस के अंदर मान लो बैग है, ठीक है, बैग को देख रहे हैं, तो बैग पर मान लीजिए फ्रिक्शन की वजह से वो आगे बढ़ा, जो भी बढ़ा, ठीक है, बस के साथ। तो आपके रेस्पेक्ट में तो बैग का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो आपके रेस्पेक्ट में बताइए जो भी फोर्सेज लग रहे होंगे उसके ऊपर, उन सभी का वर्डन क्या होगा, बताइए, जीरो होगा। लेकिन ग्राउंड फ्रेम से तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड कर नहीं गया क्या, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। तो इसके रेस्ट तो बताइए, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम से वर्क डन, तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डब्ल्यू एम जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डब्ल्यू नॉर्मल रिएक्शन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हालांकि इसके कैलकुलेशन हम आपको क्वेश्चंस में अभी कराएंगे, लेकिन अभी बेसिक बात बता रहे हैं केवल कि वर्क डन होगा कि नहीं होगा, बस ये बता रहे हैं। लेकिन अगर आप यही विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अगर आप बात करोगे, एलिवेटर फ्रेम से आप बात करोगे, तो एलिवेटर फ्रेम से तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और ग्रेविटी लग रहा है, उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो डब्ल्यू नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा, एंड डब्ल्यू एम जी भी क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो वर्क डन होता है वो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फंडा था, मैंने आपको समझा दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बनते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग फ्रेम से वर्क डन अलग अलग आता है। चलिए उतारिए पॉज करके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क डन। देखिए तो लिख के रखा है, थोड़ा आसान चीज़ें थी तो मैंने लिख के रखी है, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम आपका सेव कर दूं। देखिए एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन होती है जूल, ठीक है, याद रखना, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। अब देखिए इसको कैसे, जूल को, 1 जूल को डिफाइन कैसे करते हैं। फिजिक्स में कुछ डेफिनेशन मैथमेटिकली डिफाइन होती हैं, ठीक है, वो फिजिक्स की डेफिनेशन से डिफाइन होती हैं। देखो हम करते हैं, कई बार हमने आपको करके भी दिखाया है। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के की डेफिनेशन भी मैंने फॉर्मूले से ही डिफाइन की थी। तो जो जूल होता है वो भी किससे डिफाइन होता है, फॉर्मूले से ही डिफाइन होता है, ओके। देखिए वर्क डन होता है एफ डॉट एस। अब इसको क्या लिख सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। मान लो थीटा की वैल्यू 0 है, या डिफाइन कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ चीज़ों को सेट करते हैं, तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस। अब मान लीजिए एफ को ले लो 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को ले लो 1 मीटर, तो वर्क हो जाएगा 1 न्यूटन 1 मीटर, यह आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर। और ये न्यूटन मीटर ही क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। तो जूल असल में क्या है, 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड 1 जूल। तो 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, एकदम क्लियर है एकदम। अब ये टाइम बच गया, मैं इतनी देर लिखता उसमें टाइम आपका किल होता। तो बेसिकली क्या एडजस्ट किया। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे फिर 1 जूल को।
एक जूल को क्या डिफाइन करेंगे 10। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है भाई, थीटा को मैंने 0 लिया है, अगर थीटा को मैं 180 लेता तो नेगेटिव आ जाता, 90 लेता तो ये 0 हो जाता। भाई एफ एस तो तभी बनेगा ना जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तभी तो फिर ये वर्क डन 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर बन के आया है। ठीक है, तभी तो हमने कहा कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। फिर इसका दूसरा यूनिट अर्ग होता है, अर्ग ERG। ठीक है, तो 1 अर्ग बेसिकली क्या होता है, जो इधर देख लो, जो जब जैसे वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया 1 न्यूटन 1 मीटर। ओके, तो जब अर्ग होता है तो CGS यूनिट होता है, तो न्यूटन को किस में लेते हैं 1 डाइन, इसकी यूनिट क्या ले लेते हैं डाइन ले लेते हैं, इनटू इसको किस में ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 डाइन सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखिए तो ये अर्ग हो जाता है। ठीक है, तो 1 अर्ग इक्वल टू क्या हो गया बेसिकली 1 डाइन और सेंटीमीटर। ठीक है, जब ठीक है, अब देखिए जब सारे कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि 1 डाइन इक्वल टू कितना होता है बताइए, 1 डाइन इक्वल टू क्या होता है 10⁵ न्यूटन होता है। ठीक है, 1 डाइन इक्वल टू 10⁵ न्यूटन होता है। उल्टा लिख गया मैं इसको, उल्टा लिख गया इसको, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहां से देखिए, तो 1 अर्ग इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए। अब देखिए डाइन को लिखोगे तो एक डाइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 × 10⁻⁻5 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया एक ब्रैकेट में, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो ध्यान से देखो 1 अर्ग इक्वल टू आ गया 1 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। बात फिर वही आ गई, न्यूटन मीटर को क्या लिख दूंगा जूल लिख दूंगा, तो 1 अर्ग इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁷ जूल आ जाएगा। या यहाँ से क्या कह दोगे 1 जूल इक्वल टू या आप यहाँ से कह दोगे 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसको याद कर लेते हैं बच्चे, मुझे तो याद रहता नहीं भैया, भूल जाता हूँ, आप लोग याद कर लेना। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, बाद बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होती है, पर क्या सारी यूनिटें बताऊं, बाद बाकी वर्क पावर एनर्जी में जूल ही यूनिट बनी रहती है और वही यूज होती है। ठीक है, अर्ग मान लो एक आध क्वेश्चन में दी भी हो उसके लिए बता दिया है। बाद बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह मॉडर्न फिजिक्स में काम आते हैं, तो वहाँ पर आपको बता देंगे बेसिक से। ठीक है, तब तक वैसे भी भूल जाओगे, फ़ायदा क्या इसका। ठीक है, पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए। चलिए ठीक है, उतार लिया। अब देखिए आगे, अब आपको सिखाता हूँ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इससे काफ़ी वर्क डन कवर होंगे काफ़ी, तो इसको हेडिंग लगा लीजिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स बेसिकली होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज ना करे, तो अ कांस्टेंट फोर्स लिखना था। A constant force does not change in magnitude and direction, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो चेंज ना करे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी दो तरीके से चेंज हो जाती है, चाहे तो आप बदल दीजिए उसका मैग्नीट्यूड, चाहे आप चेंज कर दीजिए उसका डायरेक्शन। तो अगर फोर्स को कांस्टेंट रहना है तो ना बदलेंगे मैग्नीट्यूड और ना बदलेंगे डायरेक्शन। ठीक है, और वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये वाली बात मैंने आगे बढ़ के लिख दी है, अभी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको
एकदम क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब देखिए कांस्टेंट फोर्स कैसे पाथ पे डिपेंड नहीं करता ये आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, जैसे लेट हमने कोई फोर्स लिया। अब देखिए डायरेक्शन कांस्टेंट करो और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करो, तो मान लीजिए एफ नॉट आई कैप। इसका मतलब आप किसी भी पाथ से चलिए, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। चलिए अभी समझाते हैं आपको। तो देखिए जैसे मान लो मैं छोटा बनाता हूँ इसको हमेशा, इसको आप एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, हम एक्स वाई प्लेन में ही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये 0,0। अब मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किया, ये पॉइंट है, और किसी भी रास्ते से चले, मान लो यहाँ तक से बी तक पहुँचना है। पाथ हमने कोई भी ले लिया, और अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि देखिए कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब देखिए खुद ही समझ में आएगा आपको। मान लीजिए, वैसे मुझे तो पता ही है किस पे डिपेंड करता है, चलिए आपको समझा देता हूँ। देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस हम यहाँ से यहाँ तक गए, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आप ए मान लो। और अलोंग द वाई एक्सिस जो हम गए यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक वाई गए, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब देखिए अभी सब क्लियर कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आप जनरल लोकेशन पर आ गए, जो फोर्स है वो तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहीं भी ले लो। आप यहाँ पर थे तब भी फोर्स इधर लगेगा, तभी तो कांस्टेंट है। आप यहाँ ले लो तब भी फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, एफ नॉट। आप बॉडी को यहाँ ले लो तब भी फोर्स एफ नॉट यहाँ लगेगा, यहाँ ले लो तब भी फोर्स एफ नॉट ये लगेगा, तभी तो कांस्टेंट है। कि कांस्टेंट फोर्स कभी भी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता। एकदम फील हो रहा है। ठीक है, अब देखिए किसी भी लोकेशन पे जैसे आप यहाँ आ गए, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट डी एस का ये हुआ, एक्स वाई प्लेन है, एंगल थीटा है। ये थीटा वेरी करेगा क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होगा, यहाँ थीटा अलग होगा, यहाँ थीटा अलग होगा। ठीक है, थीटा वेरी करेगा। ओके, अब देखिए अगर वर्क डन आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू लिखेंगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे चलते रहना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू आप क्या लिखेंगे बताइए, वही बेसिक फार्मूला, बेसिक रेट एफ डॉट डी एस। तो आप डी डब्ल्यू लिखेंगे, एफ नॉट कांस्टेंट है, क्या फार्मूला दिया उसका, एफ नॉट आई डॉट। अब बताइए एक्स वाई प्लेन में डी एस, इसको मैंने पिछली क्लास में रेडीमेड करा दिया था। डी एस वेक्टर अगर आपको किसी भी जनरल पाथ पे लेना है इन एक्स वाई प्लेन, तो क्या लिखेंगे उसको, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये सब चीज़ें आपके सब्जेक्ट को आसान कर देती हैं यार। ठीक है, आसान कर देती हैं। तो ये आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप। ओके, तो यहाँ से देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब आई का डॉट आई के साथ आएगा, जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा एफ नॉट डी एक्स ही आ गया। ठीक है, अब आप टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए ए से बी के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डब्ल्यू ए से बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स। अब एफ नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो अब बताइए, खुद ध्यान से देखिए डी एक्स। अब यार डी एक्स पे जो लिमिट पुट करोगे वो अलोंग द एक्स एक्सिस तो पुट करोगे। अब एक बात बताइए यार, बताइए ये जितने भी डी एक्स होंगे, जैसे यहाँ पे डी एक्स रहा होगा, यहाँ पे डी एक्स चला, यहाँ पे डी एक्स चला, यहाँ पे डी एक्स चला, ये जितने भी डी एक्स मिल गए सब बनाएंगे तो ए ही ना, सब ए ही बनाएंगे। या आप ऐसे सोच लीजिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहे होते, मान लो x1, y1, ऐसे सोच लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। और इस पॉइंट के मान लीजिए कोऑर्डिनेट रहे होंगे x2, y2। ठीक है, तो लिमिट पुट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बताइए, x पर हो जाएगी, x1 से x2, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू ए से बी बराबर, ये आ जाएगा एफ नॉट, इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या, x, और जब लिमिट पुट करोगे x1 से x2 तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1। और बताइए इस a को क्या लिख सकते हो, क्या x2 माइनस x1 नहीं लिख सकते हो, बड़े खुशी खुशी लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाता है डब्ल्यू ए से बी बराबर एफ नॉट ए आ जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, अभी इसमें बताता हूँ क्या क्या मुझे समझाना है, क्या क्या याद करना है। इतना उतारिए, इतना उतारिए, ठीक है, इतना उतारिए। अब ऑब्जर्व करिए, अगर इसके अलावा कोई और पाथ होता तो बताना चेंज क्या हो जाता, क्या चेंज हो जाता। देखिए एफ नॉट वही बना रहता, और डी एस कोई भी पाथ ले लेते, चाहे ये सर्किल ले लेते, चाहे आप इस तरीके से जाते तब भी वही आता, चाहे आप पैराबोला इस तरीके से ले लेते तब भी वही आता, या डी एस तो सब में वही आता है ना। तो अब इसमें बदल क्या जाता, कुछ भी नहीं। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी चेंज नहीं होता। तो हम बच्चों को फिर ये बात याद कराते हैं, सुन लो ध्यान से,
कि जब भी किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो आप ये देखिए कि फोर्स के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बताइए एफ नॉट के डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए हो रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना बी क्या उसके परपेंडिकुलर है, पर एफ नॉट के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट ए ही है x2 माइनस x1। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए। ये फॉर्मूले की तरह याद कर लिया जाता है, ठीक है। अभी और एक दो कैलकुलेशन करूंगा तो और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए अभी आएगा, देखो देखिए इसको करते हैं। जैसे मान लो वाई एक्सेस के लिए करते हैं हम, फिलहाल वाई एक्सेस के लिए करते हैं। मान लो अब की बार मान लो जो फोर्स होता वो एफ नॉट जे कैप ले लेते, ठीक है। और फिर से वही पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, किसी भी रास्ते से आप यहाँ पहुँच गए बी पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2। अब देखिए थोड़ी चीज़ें आपको आई गई हैं। अब आपको y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हो गया यहाँ से y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये इसको आप b कह दो, ठीक है। b की वैल्यू होगी कितनी बताइए, y2 माइनस y1, ठीक है। ये होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल यही होगी। अब देखिए जो फोर्स है वो हमेशा हमेशा y डायरेक्शन में लगेगा, देखो हमेशा y डायरेक्शन में, आप देखिए हमेशा y डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा y डायरेक्शन में। आप कहीं भी ले लो पार्टिकल को, इसी का मतलब तो कांस्टेंट है। और देखिए वो dy बाई सब मिलके क्या बन जाएंगे, y2 माइनस y1, या क्या बन जाएंगे, b बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लो ds का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ds तो किसी भी पाथ में ले लो, कि हमेशा क्या लिखोगे बताइए, यही लिखोगे dxi प्लस dyj, यही तो लिखोगे, इसके अलावा क्या लिख लोगे, ठीक है। तो बताइए अगर आप dw लिखेंगे यहाँ पर, dw लिखेंगे यहाँ पर, तो बताइए क्या लिखा जाएगा, dw इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds। तो यहाँ से प्यारे बच्चों dw। अब फोर्स वेक्टर क्या है बताइए, ये f नॉट j डॉट, ये बताइए क्या dxi प्लस dyj, क्लियर। तो यहाँ से बताइए dw बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो j का डॉट j से आएगा, ये आ जाएगा f नॉट dy, और टोटल वर्क डन के लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, f नॉट बाहर आ जाएगा और इसमें आएगा dy। अब dy पर लिमिट y कोऑर्डिनेट की पड़ेगी, तो वो कहाँ से कहाँ तो हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा y1 से y2। तो यहाँ से आ जाएगा wa से b बराबर f नॉट, जब y को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y2 माइनस y1, और बताइए y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, f नॉट इंटू बी। यही तो मैंने कहा था कि कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, और सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, आप ये देख लीजिए कि उस कांस्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है b, ओके। ये तो अगर इधर होता मान लो, तो इधर तो ये a होता, इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। केवल फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट काम आता है, और फॉर्मूला हो जाएगा f नॉट इंटू बी, ओके। चलिए करिए। ठीक है, पॉज करके उतारिए। अब देखिए मैं दोनों डायरेक्शन में फोर्स लेके दिखाता हूं आपको, खुद ही समझ जाओगे। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब मान लो मैं ओरिजिन से ले जाता हूँ इस बार, ठीक है, किसी भी रास्ते से ले जाता हूँ यहाँ तक बी तक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b। अब ध्यान रखना जो कांस्टेंट फोर्स मैं दे रहा हूँ उसमें कुछ इस तरह से दे रहा हूँ कि यार ये तो मान लीजिए f नॉट i माइनस इसको f2 कर दो, ठीक है, और इसको एक मिनट, इसको f1i माइनस f2j। अभी देखो इससे और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। अब बताइए किसी भी लोकेशन में देखोगे फोर्स क्या बताइए, फोर्स का मतलब ये है कि i डायरेक्शन में कितना है, f1 हमेशा है, और इस डायरेक्शन में कितना है, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ है, क्यों नेगेटिव है, ये है, ठीक। फिर आप यहाँ पे चले गए तब भी ये इस डायरेक्शन में कितना है, f1, और इस डायरेक्शन में कितना है, f2, ये है। जब यहाँ पर भी देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितना है बताइए, f1, और इधर कितना है बताइए, f2। अब वो इस तरीके से जा रहा है, उसको f1 ले जा रहा है। तो किसी भी जनरल लोकेशन में जब आप जाएंगे तो आप ds देखिए, इधर ले लिया ds तो अलोंग द टेंजेंट ही होगा, ds पाथ पर डिपेंड करेगा नहीं। तो बताइए यहाँ पे
डी डब्ल्यू का जो वर्डन लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हमेशा की तरह एफ डॉट डी एस। ठीक, तो यहाँ से बताइए डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, अब एफ वेक्टर लिखा जाएगा F1 आई कैप माइनस F2 जे कैप, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। डॉट डी एस क्या लिखा जाएगा बताइए, डी एस लिखा जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी डब्ल्यू, अब आई का आई के साथ डॉट और जे का जे के साथ, इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा F1 डी एक्स माइनस F2 डी वाई, उठा के इंटीग्रेट कर दो तो W टोटल जो आ जाएगा ए से बी। अब F1 भी कांस्टेंट है, F2 भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F1 dx, ठीक, माइनस F2 और dy। अब देखिए x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से a, तो 0 से a का मतलब बताइए ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यार a ही तो होगी, और देखो b को देखोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी बताइए, b होगी। ओके, तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से a और y चेंज हो रहा है देखिए 0 से b, 0 से b। तो बताइए जो w a से b आ जाएगा, ये आ जाएगा F1a माइनस F2b। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो a का डिस्प्लेसमेंट है वो F1 के डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए F1 का वर्क डन क्या है बताइए, पॉजिटिव, और जो B का डिस्प्लेसमेंट है वो F2 के अपोजिट हुआ है, क्यों, F2 लग रहा है नेगेटिव वाई एक्सेस में और डिस्प्लेसमेंट हुआ है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए ये वर्क डन क्या है बताइए, नेगेटिव है। तो आप कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन को इंडिपेंडेंट आप समझ गए कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू द फोर्स। अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसके अगर अपोजिट हो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन बच्चों की तरह लिख ले जाएंगे, इतना पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है, इतना पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करता हूं, उतारिए पॉज करके, हटाएं, चलिए। जैसे देखिए, जैसे फोर्स ले लिया हमने 20I माइनस 10J, ठीक, और मान लीजिए ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, मान लीजिए पार्टिकल को यहीं से लेके जा रहे हैं 0,0 से, और अब आपको पता है कांस्टेंट, अब हमको b तक ले जाना है, और b के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 10,20 या 10,10 ले लो, जो भी ले लो, 10,15 ले लो, ठीक है। अब आप देखिए किसी भी रास्ते से ले जाओ, किसी भी रास्ते से, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अब देखिए फोर्स को देखिए किसी भी लोकेशन पे, ठीक है। अब बताइए हॉरिजॉन्टल में कितना है, 20 न्यूटन, वर्टिकल में इस डायरेक्शन में कितना है बताइए, 10 न्यूटन। अब देखिए फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो बताइए एक्स डायरेक्शन में 20 न्यूटन के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगा, ये किसके बराबर होगा बताइए, 10 मीटर के बराबर होगा, और वाई डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बताइए कितना है, 15 मीटर है। ओके, तो देखिए ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का, ये कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट है, और 20 न्यूटन का वर्क क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो WF सीधे लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, WF बराबर WF(x) प्लस WF(y), ऐसे लिख सकते हैं आप। तो WF इक्वल टू, अब बताइए Fx, इसका पॉजिटिव वर्क आएगा, सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा बताइए, प्लस 200 न्यूटन, और भैया वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो सीधे सीधे जुड़ जाती है, प्लस Fy का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये आ जाएगा -10 × 15। तो ये जो WF इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 माइनस 150। तो बताइए WF इक्वल टू कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरीके से हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पॉज करके उतारिए, देखिए जरा अब आपको पढ़ाते हैं वर्क डन बाय डिफरेंट कांस्टेंट फोर्सेस, ठीक है।
तो देखिए मैं यहाँ पर 5 फोर्स कवर करूँगा ये, और इन्हीं के वर्क डन के बेसिक कैलकुलेशन जैसे आप सीखोगे आप काफ़ी ताकतवर हो जाओगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन क्यों कांस्टेंट होता है, नॉर्मल रिएक्शन कई बार कांस्टेंट होता है कई बार वेरिएबल होता है, पर जब कांस्टेंट होता है तो किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इसी आर्टिकल में ख़त्म करेंगे। टेंशन फोर्स वेरिएबल भी होता है कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट होता है तो इसी आर्टिकल में कवर करेंगे। इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक स्टैटिक दोनों आ जाएंगे इसमें, कांस्टेंट भी होते हैं वेरिएबल भी होते हैं। किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब वो कांस्टेंट होगा इसी आर्टिकल में कवर करेंगे। सूडो फोर्स भी कांस्टेंट भी होता है वेरिएबल भी होता है, जब कांस्टेंट होता है तो इसी आर्टिकल में कवर करेंगे। किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, जैसे बहुत आराम से देख लो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है इसको हमने रिलीज कर दिया तो mg यहाँ लगेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, तो ये a लोकेशन है ये लोकेशन b है। तो अगर इसको यहाँ से लाते हैं यहाँ तक कहीं भी ले लो तो mg नीचे लग रहा होगा, तो बताइए wmg कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सीधे सीधे mg h। अब ये पाथ पे डिपेंड करता नहीं, ध्यान रखो। तो अगर आप इसको ये भी ले जाते ये भी ले जाते ये भी ले जाते तब भी सेम आता, पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, तब भी mg ऐसे लग रहा। किसी भी रास्ते से ले जाओ किसी भी रास्ते से ले जाओ, ठीक है। तो बताइए इसको मैं a से इसको मैं कह देता हूँ, इसको पाथ 1 कह देता हूँ, ठीक है 1 कह देता हूँ, इसको पाथ 2 कह देता हूँ, ठीक है पाथ 2 कह देता हूँ। तब भी बताइए wmg इस पाथ के लिए बताइए कितना होगा, क्या mg इंटू एच, तो ये आ जाएगा mg इंटू एच। पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, किसी भी केस में आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। हाँ ध्यान रखना, जैसे इसको मैं कह देता हूँ ये a वाली लाइन थी, ये था p और ये था q, ये ध्यान रखना q, तो ये p से q तो प्लस आएगा कहाँ से, p टू q। और अगर यही आप बॉडी को Q से P ले जाते तो ध्यान रखना mg के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता तो वर्क डन कैसा होता, नेगेटिव होता, माइनस mg h होता, कहाँ से Q से P, ये नेगेटिव होता। Q से P में क्या होता, नेगेटिव होता, ठीक है। उतारिए पॉज करके उतारिए, ठीक है। mg का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है ये मान लो थीटा का एंगल है और ये मान लो यहाँ से इसको h ले लो, चलो ये h है, और एक बॉल को हमने यहाँ से लुढ़का दिया, बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची। अब देखिए जो mg है वो हमेशा ऐसे लगता रहेगा, ठीक है। बॉल को कहीं भी ले लो mg हमेशा ऐसे लगता रहेगा। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के, इसको कई बार mg के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो बताइए ये वाला जो mg का कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, mg साइन थीटा होगा, देख लो आराम से। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना वर्क डन को कई बार कंपोनेंट करके भी किया जाता है, इसको मैं अलग से बता देता हूँ। जैसे ये कोई ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पर मान लो फोर्स लग रहा है इस तरीके से और इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मान लो d का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और ये एंगल थीटा है, कांस्टेंट फोर्स है। तो अब आप f के दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा कितना f cos थीटा और एक कंपोनेंट ये आएगा f sin थीटा। अब देखिए f यहाँ पे जब आप wf लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं wf sin थीटा को एक अलग फोर्स मान लिया और प्लस wf cos थीटा को एक अलग फोर्स मान लिया, उसके कंपोनेंट कर लिए बेसिकली। तो जो wf हो जाएगा
यहाँ पर एफ साइन थीटा कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये लग रहा है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो ध्यान रखना। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एफ कॉस थीटा पॉजिटिव वर्क करेगा, कितना करेगा बताइए, ये करेगा एफ कॉस थीटा इंटू डी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, तो अगर आप डब्ल्यू एम जी लिखना चाहें तो डब्ल्यू एम जी को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। तो डब्ल्यू एम जी कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू एम जी साइन थीटा, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो बताइए यहाँ पे जो डब्ल्यू एम जी आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये 0 आ जाएगा। एम जी साइन थीटा, ये एच है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, मैथमेटिक्स से फाइंड आउट कर लो, तो ये आ जाएगा एच कोसेक थीटा, क्योंकि आप लगा देंगे साइन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, तो दिस इक्वल टू एच कोसेक थीटा आ जाएगा। इतना सब निकाल लेंगे, चाहे आप नीट के, चाहे 12th के, चाहे जेई मेंस के। तो यह एम जी साइन थीटा एक कांस्टेंट फोर्स ही है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क सीधे सीधे एम जी साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा बताइए, एच कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को साइन थीटा खा जाएगा, तो ये कितना आएगा बताइए, एम जी एच आ गया। अच्छा, अब आप ठीक है, एम जी एच आ गया। अब आप इसको ऐसे भी निकालते कि यार एम जी का वर्क पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो बताइए एम जी के डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो एक लाइन तो ये बनाओ और फाइनल लाइन ये है, तो जिधर एम जी लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट तो एच ही है ना, तो सीधे सीधे एम जी का वर्क क्या लिख दोगे, एम जी एच लिख दोगे। क्या लिख देंगे, एम जी एच लिख देंगे। पॉज करके बताइए, सीधे सीधे एम जी एच लिख देंगे। ठीक है, हटाएं। जैसे कोई भी पाथ होता, एक हिल होता, ठीक है, किसी भी कोई भी पाथ होता, हिल होता इस तरीके से, ठीक, ये एच है, यहाँ पे बॉल रखी होती, तो एम जी तो इधर ही लग रहा है ना। अब यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पाथ जनरल है, तो अब तो वही वाली बात यूज़ करोगे कि एम जी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एम जी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एम जी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए एक लाइन ऐसे खींचा करो जो बता रहा हूँ, एक लाइन ये खींच लो और एक ये खींच लो, तो देखो इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, एच। ठीक, तो बताइए डब्ल्यू एम जी जो हो जाएगा वो सीधे सीधे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एम जी एच हो जाएगा। हाँ, अगर ये लोकेशन ए होगी और ये बी होगी, तो अगर ये प्लस होगा तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए, ए टू बी होगा, और ये डब्ल्यू एम जी अगर आप बी से ए ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी हो, जो एच माइनस एम जी एच हो जाएगा बी से ए, बी से ए। क्लियर है, उतार लीजिए पॉज करके। ठीक है, उतार लीजिए पॉज करके। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा क्लियर। ठीक है, हटाएं। जैसे देखिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, एक पोल है, अब देखिए इस पोल से एक बॉल को हमने ऐसे फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, एक पोल, इसी पोल से एक बॉल को हमने ऐसे फेंका और इसका हाइट एच है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इस तरीके से बॉल यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन इस तरीके से होगा, बॉल यहाँ पहुँचेगी। दोनों ही केस में ग्राउंड पर पहुँचेगी। अब दोनों ही केस में देख लीजिए ध्यान से, देखिए इस केस में देखिए भाई एम जी ऐसे लग रहा है, पाथ पे तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डिपेंड करता नहीं है, तो जब बॉल यहाँ होगी तब भी एम जी ऐसे लगेगा। तो बताइए एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर मैं इसको कह दूँ बॉल 1, इसको कह दूँ बॉल 2, तो बताइए फॉर बॉल 1, बॉल 1 के लिए बताइए क्या हो जाएगा एम जी का वर्क। बताइए एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो, तो देखो यार ये लाइन बनाया करो ऐसे, ये लाइन और फाइनली ये लाइन, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना यहाँ से यहाँ तक एच, तो बताइए कितना हो जाएगा एम जी का वर्क, ये आ जाएगा एम जी एच। इसमें देखिए भले ही बॉडी ऊपर गई, इससे लेना देना नहीं है, ठीक है, भले ही ऊपर गई, क्योंकि आपको हम बताते हैं, देखिए होगा क्या इसमें, भले ही जब ऊपर गई तो देखिए यार ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसमें तो वर्डन क्या करेगी नेगेटिव, यहाँ करेगी पॉजिटिव, तो वो दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं भी देख लो तो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, एम जी ऐसे ही लग रहा है, तो इसमें भी बताइए डब्ल्यू एम जी जो आ जाएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों,
MGH ही आएगा, MGH ही आएगा। ठीक है, पॉज करके उतारिए। हटाएं। चलिए, जैसे ये होता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये स्पेयर है, यहाँ रखा हुआ है सरफेस के ऊपर। अब मान लो यहाँ से एक ब्लॉक को छोड़ दिया, ये ब्लॉक छोड़ दिया, ये यहाँ से इस रास्ते से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए mg का वर्क देखना होता है, तो देखो mg ऐसे लगेगा, कांस्टेंट फोर्स है, mg ऐसे लगेगा, पाथ पर डिपेंड करता नहीं है। तो देखिए इसका रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, ये लोकेशन a है, ये लोकेशन b है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि mg ने कितना वर्क किया a से b। तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन ये खींचो इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन ये देखो। अब बताइए mg के डायरेक्शन में यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना होगा बताइए, ये r है, तो ये हो जाएगा कितना r cos थीटा, और ये टोटल r था, तो ये आ जाएगा r माइनस r cos थीटा आ जाएगा, एकदम आसान, r माइनस r cos थीटा। तो mg कांस्टेंट फोर्स है, तो बताइए WMG, mg का वर्क डन a से b बराबर कितना आ जाएगा बताइए, mg और ये आ जाएगा r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा। क्लियर है, r माइनस r cos थीटा आ जाएगा, mg r माइनस r cos थीटा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में ये होता, देखो पॉज करके उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये होता जैसे इसके अंदर बॉल होती है और यहाँ पे कई बार इसको एक वेलोसिटी दे दी जाती है, और इस वेलोसिटी अपनी इनर्शिया की वजह से मान लो बॉल यहाँ पहुँच गई, जो भी पहुँच गई, इसको मैं A कह रहा हूँ, इसको मैं B कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से देखो mg का वर्डन पूछा जाता है, तो अब की बार mg ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है। तो अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो mg के अपोजिट हो रहा है, तो देखिए इसका फिर से एंगल मान लो थीटा है, रेडियस कितना है r है, तो वही mg का वर्क ही पूछा जाता है। तो देखो एक लाइन आप ये खींच लो और एक लाइन आप ये खींच लो, लाइन खींच लिया करो कांस्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में, ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है। तो अगर ये r होगा तो बताओ ये कितना लिखा जाएगा, r cos थीटा, ये कितना लिखा जाएगा बताइए, ये होगा r माइनस r cos थीटा। तो बताइए mg के अपोजिट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा WMG, अगर इसको A कह दिया तो इसी तरीके से A से B कितना आ जाएगा बताइए, माइनस लिख देंगे mg, क्योंकि mg के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइनस mg और r माइनस r cos थीटा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। पॉज करके उतारिए। क्लियर है, ठीक है। और देखिए जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता ही होता है, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल बंधा हुआ है रस्सी में, ठीक है, इसका लेंथ L है, यहाँ पर इसको एक वेलोसिटी दे दी A पॉइंट पर, और ऐसे घूमते घूमते ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी जो भी हो गई V1, फिर ये यहाँ पहुँच गया, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी V2, एंगल थीटा है, मान लो एंगल थीटा है। ठीक है, अब जैसे ये A है और ये B है और ये C है, जैसे इसमें ग्रेविटी का वर्डन बताना है, फाइंड WMG फर्स्ट A से B बताना है और सेकंड A से C बताना है। तो कुछ है ही नहीं, देखिए अभी तक जो बात है, देखो mg तो ऐसे लगता रहेगा नीचे, mg यहाँ पे ऐसे लगता रहेगा। अगर आप किसी जनरल लोकेशन पे लेते हैं इसको, तब भी mg ऐसे लग रहा होगा। तो देखो एक लाइन आप ये खींच दो, एक लाइन ये खींच दो, तो A से B के लिए तो ये हो जाएगा, और C पर भी लाइन खींच दो। ठीक है, अब बताइए ये कितना होगा, बताइए ये इसके बराबर होगा, तो ये कितना होगा, L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा। एकदम आसान है। तो बताइए पहले आप A से B लिखेंगे, तो WMG A से B आप लिखेंगे पहले बराबर, बताइए। अब देखिए A से B में mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो mg कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव करेगा, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, माइनस mg L। अगर आपको mg का वर्क लिखना है कहाँ से बताइए, A से C लिखना है,
तो देखो ए से सी में भी mg नीचे लग रहा है, यहाँ पर भी mg ऐसे ही लग रहा होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट। तो बताइए ये इनिशियल लाइन mg के परपेंडिकुलर और ये फाइनल लाइन mg के परपेंडिकुलर। ओके, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा mg के अपोजिट। तो ये बर्डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कितना, माइनस mg, और ये टोटल कितना, l प्लस एल साइन थीटा, ये आ जाएगा l प्लस एल साइन थीटा, l प्लस एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशन थी जो हमने ग्रेविटी को कांस्टेंट फोर्स लेते हुए आपको वर्क डन कैलकुलेट करवाए। ठीक है, उतारिए पॉज करके। चलिए अब देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कुछ लिख लिया है मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकते हैं। जनरली बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जीरो होता है। ऐसा तभी होता है यार जब सरफेस फिक्स्ड होता है, ठीक है, सरफेस फिक्स्ड होता है और ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में होता है। ओके, और ठीक है, देख लो सिचुएशन बना दिए तीनों। अब देखो जैसी है, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, और ब्लॉक को छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल हमेशा 90 रहेगा। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का बर्डन क्या होगा, जीरो होगा। या कोई भी जनरल सरफेस होता, कोई भी जनरल सरफेस होता। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर ब्लॉक रखा हुआ है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो इस पर रियल फोर्सेस देखो क्या क्या लग रहे होंगे, mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा, और ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव करेगा। W नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितना होगा वो तो अभी मैं फाइंड आउट करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, अब ये नीचे आ रहा है, देखिए जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो खुद मूव कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो मूव कर रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क क्या होगा यहाँ बताइए, नेगेटिव होगा। तो W नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, और mg का वर्क क्या होगा, या पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तीनों तरह के वर्क करता है। ओके, देखिए अब एक क्वेश्चन कराते हैं इस पर, अच्छा वाला आपको, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क डन बाय ईच फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, 10 kg का ब्लॉक एक एलिवेटर में रखा हुआ है। एलिवेटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर कैलकुलेशन करने हैं और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है। अच्छा सवाल है। चलिए अब देखिए, मैं अगले पेज पे डाटा को ले लेता हूँ जरा। देखिए ये एलिवेटर है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। 10 kg का ब्लॉक और t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है। ओके, अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, देखिए अगर विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर देखोगे, पहला कर देते हैं पहले विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। अच्छा, जो रियल फोर्स होते हैं वो फ्रेम के चेंज करने से चेंज नहीं होते हैं। तो अब देखिए क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, पहले ज़रा फाइंड आउट ही कर लो। तो देखो mg तो ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा होगा, और बताइए अब देखिए ये जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड फ्रेम से खुद भी क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसलिए कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, इसलिए क्या लगाएगा बताइए, लाल रंग का सूडो फोर्स लगाएगा। तो ये लाल रंग का सूडो फोर्स आ जाएगा ma0, इसकी वैल्यू अभी लिख देंगे। ठीक है, लाल रंग का सूडो फोर्स लगाएगा। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वर है, बताइए इसको क्या बोलेगा, क्या रेस्ट नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ma0 और mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बैलेंस करेगा किसको, mg प्लस ma0। ओके, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg कितना है 10, तो ये आ जाएगा 100 प्लस मास कितना है 10, a0 कितना था 2, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 120 न्यूटन। 120 न्यूटन विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्या ऐसे ही ओरली देख लो,
एलिवेटर के रेस्पेक्ट में कितना भी फोर्स लग जाए, नॉर्मल रिएक्शन, कितना भी mg, कितना भी सूडो फोर्स, पर बताइए जिस पॉइंट पर लग रहे हैं वो पॉइंट तो परमानेंट रेस्ट में रहेगा, क्योंकि एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेगा। इसलिए बताइए W नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, W mg भी क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा, और W सूडो फोर्स, हालांकि बाद में पढ़ाऊंगा इसको, ये भी क्या होगा, 0 होगा। पर अभी मैंने इतना समझा दिया है कि एक फोर्स है और जिस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट परमानेंट रेस्ट में बना हुआ है, इसलिए सूडो फोर्स भी कोई वर्क नहीं करेगा। एकदम आसान है, फिजिक्स होती ही आसान है यार, अब तो बहुत ही आसान है। ओके, अब कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। इवन बच्चों के दिमाग में रोटेशन मूवमेंट हमारे ऐसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे यार, पता भी नहीं लगेगा भाई। आप पढ़ते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो और लाइक करते रहो। 3 काम आज से प्रैक्टिस में ले लो भैया, जो भी वीडियो देखता है प्लीज़। अब मैं इसको करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करता हूँ। देखिए ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन का कैलकुलेशन हमने यहाँ कर लिया, रियल फोर्स है, किसी भी फ्रेम के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, चाहो तो ट्राई कर लो, पहले चाहो तो ट्राई कर लो। अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को हटा देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी करना पड़ेगा। फोर्सेज वही रहेंगे, थोड़ा डायग्राम छोटा बनाऊंगा एलिवेटर का। देखिए ग्राउंड फ्रेम से जब आप इस ब्लॉक को देखोगे तो t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 था। ठीक है, यही t इक्वल टू 0 वाली लोकेशन मैंने बना ली। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ इसमें ऐसे लगेगा, mg ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं ग्राउंड फ्रेम से। ठीक है, अब हमें 2 सेकंड में वर्डन बताना था और एक्सीलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए 2 सेकंड में एलिवेटर क्या यहाँ पहुँच जाएगा, मान लीजिए एलिवेटर यहाँ पहुँच गया 2 सेकंड में, 2 सेकंड में एलिवेटर यहाँ आ गया। टू सेकंड में एलिवेटर यहाँ आ गया। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये जो था वही लगेगा, mg यहाँ, तो ये जो पॉइंट है मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो बताइए 2 सेकंड में ये डिस्टेंस निकाल लो पहले, क्योंकि फोर्सेस तो mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन अभी अभी आपने निकाला तो कितना है, 120 न्यूटन। mg तो पता ही आपको कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है, अब ग्राउंड फ्रेम से ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए आप, तो आप इक्वेशन लगाएंगे क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऊपर की तरफ यही डायरेक्शन क्या ले लेंगे बताइए, पॉजिटिव। तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, d, u तो 0 है प्लस हाफ, a कितना है 2, t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर। तो 2 सेकंड में जिस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन और mg लग रहा है वो ग्राउंड फ्रेम से कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, 4 मीटर। तो बताइए w नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन, w नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में हुआ है तो ये सीधे सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा प्लस आएगा 120 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480 न्यूटन, सॉरी जूल, 480 जूल आ जाएगा। ऐसे ही बताइए w mg क्या आ जाएगा। अब mg लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो mg का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कितना हो जाएगा, माइनस mg फोर्स कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना 4, यह आ जाएगा माइनस 400 जूल। क्लियर, माइनस 400 जूल। ठीक है, तो देखिए 2 कांस्टेंट फोर्सेस के वर्क डन मैंने आपको पढ़ा दिए, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी। 3 फोर्सेस के बचे, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और सूडो फोर्स, तीनों को एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। और अगर मैं आगे बढ़ाता भी तब भी तीनों एक लेक्चर में कवर होते नहीं, तो लेक्चर सेपरेट ही होता। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहो। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट 3 काम ना भूलना अब आज के बाद। ठीक है, हालांकि मैं अब डेली रिमाइंड कराऊंगा आपको।